अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन के स्ट्रक्चर के बारे में। जीन जो कि हमारे डीएनए यानी कि क्रोमोसोम जो कि डीएनए से मिलकर बनता है, हमारे डीएनए के ऊपर वो जगह, वो खास जगह पूरे के पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जो किसी प्रोटीन को कोड करती है। जहां से कोई प्रोटीन बनता है जो किसी प्रोटीन को बनाने का जिम्मेदार है, उस जगह को बोलते हैं जीन। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे रेगुलेट होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये अपने जहन में रखिएगा कि जो हमारा सारा डीएनए होता है, इसका तकरीबन 2% बल्कि उससे भी कम हिस्सा जो है वो प्रोटीन कोडिंग रीजन पे मुश्तमिल होता है। यानी कि पूरे डीएनए का बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस बनाता है या जीन्स बनाता है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग के जीन का स्ट्रक्चर जो है वो किन किन हिस्सों से मिलकर बनता है और वो कैसे काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक जीन बेसिकली डीएनए का वो हिस्सा है, एक पर्टिकुलर हिस्सा है और इसको हम पहचानते हैं मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स की वजह से। खास तौर पर एक जीन जो है, इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर वाली साइड पे उसको, इसके 5 प्राइम से पहले वाली जगह पे, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम बायोलॉजी की जुबान में। जो डीएनए में जीन का अपस्ट्रीम रीजन होता है, उसको उसका रेगुलेटरी रीजन कहा जाता है। ये जो रेगुलेटरी रीजन होता है किसी भी जीन का, ये वो जगह है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आरएनए पोल 2 अगर लगते हैं और जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। और कितना ट्रांसक्रिप्शन होएगा, कितना ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, जीन एक्टिव है, लेस एक्टिव है या इनएक्टिव है, इन सब चीजों का फैसला जो है बुनियादी तौर पर वो ये रेगुलेटरी रीजन जो है वो करता है। इस रेगुलेटरी रीजन के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर कई ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस है। याद रखें, कोई भी एक्टिव डीएनए सीक्वेंस जो को काम या किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है ना, उसको डीएनए एलिमेंट भी कहते हैं। ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रोमोटर एक डीएनए एलिमेंट है, एनहांसर सीक्वेंस जो है वो एक डीएनए एलिमेंट है। तो सबसे बुनियादी जो रोल प्ले करता है रेगुलेटरी सीक्वेंस जो इस रेगुलेटरी रीजन में होता है, उसका नाम होता है प्रोमोटर। इसके भी आगे मजीद दो हिस्से हैं, एक को प्रोक्सिमल प्रमोटर कहते हैं और एक को कोर प्रमोटर कहते हैं। लेकिन आपने इसमें इतना समझना जरूरी है कि ये वो जगह है जहां पर आरएनए पोल 2 आकर बाइंड करता है। वो यहाँ पर एक फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू होती है, डीएनए से आरएनए बनने का अमल जो है वो शुरू होता है। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स अपस्ट्रीम ऑफ द प्रोमोटर रीजन पाए जाते हैं, जो इस आरएनए पोल 2 की एक्टिविटी को बढ़ाने की वजह बनते हैं। यानी कि आरएनए पोल 2 कितनी स्पीड से काम करेगा, वो बहुत एक्टिवली ट्रांसक्राइब करेगा या बेसल लेवल की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि एनहांसर कंपोनेंट्स या एनहांसर रीजन जो है वो इस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर साइलेंसर कंपोनेंट भी हो सकता है, यानी कि ऐसी चीज भी हो सकती है जो इस ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करे। तो इसके तमाम स्विचेस, ऑन करने वाले, ऑफ करने वाले, वो सब इसी रेगुलेटरी सीक्वेंस में होते हैं। लेकिन वो जगह जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है या जहां से ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उसको प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। आपने इसी को याद करना है। इसके बाद जो भी डीएनए है, दैट इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ कोडिंग रीजन ऑफ द जीन, जिससे आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब जब मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है, तो जहां से पहला बेस पेयर ट्रांसक्रिप्शन का लगता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, या उसको बोलते हैं टीएसएस। इनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट वो जगह है जहां से पहला मैसेंजर आरएनए का बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होता है। याद रखें कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट वो जगह नहीं है जहां से प्रोटीन ट्रांसलेशन होएगी पहले, यहाँ पर पहला अमीनो एसिड कोड होएगा, ये वो जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां पर पहला ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो इंस्टॉल होता है। तो उसको, उस जगह को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली इसमें फर्क क्या है। जहां से ट्रांसक्रिप्शन होनी शुरू होती है, उसके बाद वो जगह आती है जहां पर सबसे पहले, जो वो जगह आती है जहां पर पहला स्टार्ट कोडोन जो है वो लगता है। हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टार्ट कोडोन है वो होता है एटीजी, और ये जिस प्रोटीन को, जिस अमीनो एसिड को कोड करता है, उसका नाम होता है मेथायोनिन। वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से डाउनस्ट्रीम होता है, उससे नीचे करके होता है। उसके बाद जो जीन का स्ट्रक्चर है, ये खुद दो किस्म के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिनमें से एक कंपोनेंट को बोलते हैं एक्सोन,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इसका एक्सोन नंबर 1 है, ये इसका एक्सोन नंबर 2 है और ये इसका एक्सोन नंबर 3 है। इन एक्सोन्स के दरमियान का जो इलाका होता है, इन एक्सोन्स के दरमियान की जो जगह होती है, जो दरमियान का इलाका, उसको बोलते हैं इंट्रोन्स। इस जगह को बोलते हैं इंट्रोन। जो किसी मैसेंजर आरएनए का कोडिंग सीक्वेंस है वो सिर्फ एक्सोनिक सीक्वेंसेस से मिलकर बनता है। इसका मतलब है जब आरएनए पोल 2 ट्रांसक्राइब करना शुरू करेगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि मेरे सामने अनट्रांसलेटेड रीजन है, मेरे सामने एक्सोन है, ये मेरे सामने इंट्रोन है। वो पूरे का पूरा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा। आप इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि ये वाला रीजन अनट्रांसलेटेड होगा, यानी कि हर वो रीजन जो स्टार्ट कोडोन से पहले है उसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। मोर एक्यूरेटली उसको 5 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, जो भी रीजन स्टार्ट कोडोन से पहले होगा। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के दरमियान में, इनके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लेकर फर्स्ट एटीजी या स्टार्ट कोडोन के रीजन को हम 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारा पहला एक्सोन आएगा, एक्सोनिक रीजन आएगा, जिसपे कहीं ना कहीं पर स्टार्ट कोडोन होगा। उसके बाद इंट्रोन भी होगा। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर इंट्रोन भी आता है और फिर उसमें दूसरा एक्सोन आएगा, फिर उसके बाद दूसरा इंट्रोन आएगा और फिर तीसरा एक्सोन आएगा। और इवेंचुअली ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए कुछ डीएनए के सिग्नल्स होते हैं जिन्हें टर्मिनेटर्स कहते हैं। ये टर्मिनेटर्स उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर को रोक देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। जब स्टॉप कोडॉन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो उसके बाद वाला जितना भी रीजन होगा उसको बोलते हैं 3 प्राइम यूटीआर रीजन। यानी कि अगर हम जीन के स्ट्रक्चर को सादा जुबान में तकसीम करें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में, तो पहला रीजन 5 प्राइम यूटीआर कहलाएगा। उसके बाद एक्सोन्स नंबर 1, एक्सोन नंबर 2 फॉर एग्जांपल इस केस में, और उसके बाद एक्सोन नंबर 3 होगा, और उसके बाद जो रीजन होगा वो कहलाएगा 3 प्राइम यूटीआर। जो स्टार्ट कोडॉन होगा वो 5 प्राइम यूटीआर के बाद यहाँ पर करके कहीं पर आमतौर पर पहले एक्सोन के ऊपर होता है, यहाँ पर पहला स्टार्ट कोडॉन यानी कि एटीजी होगा। जो स्टॉप कोडॉन होता है आमतौर पर वो आखिरी एक्सोन के एंड पे कहीं पर दरमियान में यहाँ पर करके कहीं पर होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। आमतौर पर उसका सीक्वेंस टीएए हो सकता है ह्यूमंस के अंदर। लेकिन चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, वो उसको ट्रांसक्राइब करता जाएगा अंटिल अनलेस कि वो टर्मिनेटर सीक्वेंस से मिले, जिसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाती है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सोन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं। उसके बाद अगला अमल होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। चेंजेस ये आती हैं कि उसके अंदर से जो इंट्रॉन्स होते हैं उसको स्प्लाइस आउट कर लिया जाता है, वो काट के अलग हो जाते हैं। ये काम करते हैं स्प्लाइसोसोम्स। स्प्लाइसोसोम एक पूरी साइंस है, याद रखिएगा, ये पूरा फील्ड ऑफ रिसर्च है कि किस तरीके से स्प्लाइसोसोम जो है वो इन इंट्रोनिक रीजन्स को काट के बाहर निकाल देते हैं। वैसे ये तुक्के से नहीं निकालते, यहाँ पर भी कुछ सिग्नल्स मौजूद होते हैं जो इंट्रोनिक रीजन्स की पहचान होते हैं। इन्हें बोलते हैं स्प्लाइस जंक्शन, याद रखिएगा। इसको इन जगहों को बोलते हैं स्प्लाइस, यानी कि स्प्लाइसोसोम इन स्प्लाइस जंक्शंस को पहचानती है और जिसकी वजह से वो इन स्प्लाइस जंक्शंस की मदद से इन सिग्नल्स को पहचान के वो यहाँ से इस इंट्रॉन्स को कट करके बाहर निकाल देती है। अब जो बाकी मैसेंजर आरएनए बचेगा, आप गेस कर सकते हैं, उसके अंदर 5 प्राइम यूटीआर रीजन होगा, एक्सोन 1 होगा, एक्सोन नंबर 2 होगा उसके अंदर एक्सोन नंबर 3 होगा, जिसके बाद स्टॉप, और उसके बाद 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होगा। इसके बाद मैसेंजर आरएनए को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ छोटी मोटी चेंजेस की जाती हैं, जिनमें 5 प्राइम कैप लगता है, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन से पहले इसको स्टेबलाइज करता है। और उसके बाद पोली ए टेल होता है जो कि मैसेंजर आरएनए की पहचान है। पोली ए टेल आप यूं समझे बहुत सारे ए ए ए ए लगे होते हैं, ये भी एक मैसेंजर आरएनए की पहचान है। जिसके बाद ये वाला मैसेंजर आरएनए, ये सारा काम आमतौर पर न्यूक्लियस के अंदर होता है। जिसके बाद इस मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं आकर, और वो 5 प्राइम यूटीआर रीजन से इसको सेंस करना शुरू करते हैं। और जहां पर आप गेस कर सकते हैं पहला स्टार्ट कोडॉन यानी कि एटीजी आएगा, वहां से वो इसकी ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज कर देंगे, और उसके बाद इन राइबोसोम्स के अंदर अमीनो एसिड्स का जो कनेक्शन है वो बनना शुरू हो जाएगा, और अमीनो एसिड्स एक खास तरतीब में जुड़कर प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। तो जीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है कि किस किस्म की प्रोटीन जो है वो बनेगी।
ये मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर रेगुलेट हो सकता है। सबसे पहला लेवल इसका रेगुलेशन का आता है जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। वैसे तो इससे भी ऊपर का एक लेवल है, मैं उसको आखिर में बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहला कुदरत सबसे पहले इसको रेगुलेट कर सकती है डीएनए के लेवल के ऊपर। लेकिन एक बार मैसेंजर आरएनए बन जाए तो नेचर उसको मैसेंजर आरएनए के लेवल पे भी रेगुलेट कर सकती है। रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ डीएनए हो सकता है और रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है। जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद रेगुलेशन होती है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस, जैसे कि स्प्लाइसोसोम उनमें से एक है। लेकिन जब मैसेंजर आरएनए बन के वो चला जाता है साइटोप्लाज्म में और वहां पर उसकी ट्रांसलेशन होती है और एक प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और प्रोटीन्स बनती हैं, उसके बाद भी कुदरत के पास ये मौका होता है कि वो उसको फर्दर रेगुलेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड उसको। लेकिन उसको उसका नाम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो ये मुख्तलिफ एरिया ऑफ रिसर्च है जहां पर लोग अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। तो ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है जीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। लेट मी शेयर सम पिक्चर, मैं आपको दिखाता हूँ कि ताकि हमें आइडिया हो कि सीक्वेंसेस कैसे होते हैं डीएनए के ऊपर जब उस जहां से जीन अपना काम करना शुरू करता है। सबसे क्रिटिकल बेस पेयर जो है ना, जहां से इस सारे अमल की गिनती होती है, वो ये वाली जगह है, ये वाली, दिस इज द प्लेस। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। आपने अक्सर जीन्स या डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर इस तरह का एरो देखा होगा। ये एरो आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ये यहाँ से इसकी सारी, यानी कि जितने भी बेस पेयर्स की हम काउंटिंग करेंगे इसके बाद, वो यहाँ से ऑनवर्ड होगी। ये +1 कंसिडर होगा, ये 2 3 4, और इससे पहले वाले को -1 -2। और गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि -10 बेस पेयर के ऊपर टाटा बॉक्स होगा। टाटा बॉक्स बेसिकली कोर प्रमोटर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी जगह पे होता है। ये एक पहचान है कि ये प्रमोटर रीजन है। और इसकी गिनती बताने के लिए -10 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इससे ये 10 बेस पेयर पहले होगा। यहाँ पर गौर से देखें, एक और बॉक्स, एक और डीएनए एलिमेंट है जो -35 बेस पेयर के ऊपर मौजूद है। तो लोग इस तरह से ना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को सेंटर बनाकर डीएनए बेस पेयर्स के नंबर्स और उसके डीएनए एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, इसका मतलब आरएनए पोल टू यहां से पहला बेस पेयर इंस्टॉल करेगा। जो आरएनए बनेगा, आप गैस कर सकते हैं उसका सीक्वेंस यहां से बनना शुरू होगा। और आरएनए के अंदर आप जानते हैं यू होता है, टी नहीं होता। हर टी जो है वो यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए से ए बना, ए से ए बना, इस दोनों टी से आप गैस कर सकते हैं कि यू बनेगा, और सोन। उसके बाद पहला जो कोडिंग सीक्वेंस सबसे पहले जहां से आगाज होगा, दैट इज द फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन एटीजी। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए जीन के स्ट्रक्चर में, एटीजी। और उसके नतीजे में आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस बनेगा वो आएगा एयूजी। और इवेंचुअली अगर हम अज्यूम करेंगे ये छोटू सा जीन है, इतना सही है, तो सबसे आखिर में जाके यहाँ पर एक स्टॉप कोडॉन आएगा और आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर उसका सीक्वेंस है वो यूएए होगा। अच्छा, इस रीजन को हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। और आप जानते हैं ये एक्सोन से मिलकर बनता है, इसमें इंट्रोनिक सीक्वेंसेस स्प्लाइस आउट हो चुके होते हैं। वटेवर जो चीजें इससे पहले मौजूद है, जितना डीएनए का रीजन मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस इससे पहले मौजूद है, उसको बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर। और जो भी सीक्वेंस इसके बाद मौजूद है, इसको बोलते हैं 3 प्राइम यूटीआर रीजन। और ये इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। वट एवर प्रेजेंट अबव उसको अपस्ट्रीम कहते हैं, जो जो चीजें बाद में आती हैं उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। मसलन 3 प्राइम यूटीआर जो है वो कोडिंग सीक्वेंस के डाउनस्ट्रीम होता है, ये कोडिंग रीजन के डाउनस्ट्रीम होता है। और 5 प्राइम यूटीआर जो है वो कोडिंग रीजन के अपस्ट्रीम होता है। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एक और आखिरी बात जो हमें समझनी जरूरी है कि जो प्रोकैरियोटिक जीन्स होते हैं ना, उनमें और यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है। ये जब हमने अभी देख लिया कि यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर एक रेगुलेटरी बड़ा कॉम्प्लेक्स रीजन होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन को नेचर बड़े जबरदस्त तरीकों से रेगुलेट करती है और उसकी जरूरत भी होती है। ये कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ लाइफ है, तो उसमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रोकैरियोटिक जीन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीन्स भी रेगुलेट होते हैं डीएनए एलिमेंट से, प्रमोटर से, एनहांसर से, रिप्रेसर से कंट्रोल होते हैं। ये चीजें कॉमन है। फर्क क्या है कि यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो एक्सोनिक और इंट्रोनिक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, एक्सोनिक और इंट्रोनिक, ये जो एक्सोनिक और इंट्रोनिक सीक्वेंसेस हैं, जो खास तौर पर इंट्रोनिक सीक्वेंसेस हैं, ये वाले सीक्वेंसेस प्रोकैरियोटिक जीन्स में नहीं होते। इनके अंदर बहुत सारे जीन्स इकट्ठे पाए जाते हैं। जैसे जीन ए यहाँ मौजूद है, ये खत्म हो रहा है, उसके साथ ही जीन बी है, उसके साथ ही जीन सी है, उसके साथ ही जीन डी है, और फिर जीन ई है, और फिर उसके बाद उसका टर्मिनेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रमोटर एक्टिवेट हुआ, आरएनए पोल 2 इस जगह पे आके लगा और इसने ट्रांसक्रिप्शन शुरू की, तो ये जीन ए भी बना देगा, उसका मैसेंजर आरएनए भी बना देगा,
ये जीन बी का मैसेंजर आरएनए भी बना देगा, जीन सी का भी बना देगा, जीन डी का भी बना देगा, जीन ई का भी बना देगा। ये सारे जाकर प्रोटीन ट्रांसलेशन करेंगे और इसके नतीजे में प्रोटीन ए बनेगी, इसके नतीजे में प्रोटीन बी बनेगा और इसकी इसकी ट्रांसलेशन से प्रोटीन सी बनेगा, इसकी ट्रांसलेशन से प्रोटीन डी बनेगा और इसकी ट्रांसलेशन से प्रोटीन ई बनेगा। तो सारी की सारी प्रोटीन्स एक ही प्रमोटर के कंट्रोल से बन जाएगी। ये काम बैक्टीरिया को सूट करता है और ये काम ज्यादा आसान है। एक रेगुलेटर चाहिए, सारी प्रोटीन्स मिल जाएगी। और आमतौर पर ये सारी प्रोटीन्स पता क्या होती है, ये किसी ना किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म का हिस्सा होती है। मसलन किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा होती है। मसलन कुदरत ने एक मेटाबॉलिक पाथवे रखा हुआ है कि 1 इज कन्वर्टेड इनटू 2, 2 इज कन्वर्टेड इनटू 3। ये बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 3 इज कन्वर्टेड इनटू 4 एंड 4 इज कन्वर्टेड फर्दर इनटू 5। तो हमें इस मेटाबॉलिक पाथवे को चलाने के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स चाहिए। इसको चलाने के लिए एंजाइम चाहिए ए, इसको चलाने के लिए एंजाइम चाहिए बी, 3 to 4 कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए सी, 4 to 5 कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए टी और 5 to 6 कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए ई। इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए एक अकेला प्रमोटर काफी है, बिकॉज वंस दिस रेगुलेटर इज एक्टिवेटेड, आरएनए पोल टू यहाँ बाइंड करेगा, ये सारे हमें अमीनो एसिड, सारी प्रोटीन्स इकट्ठी मिल जाएंगी और ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे एक्सिक्यूट हो जाएगा। ये एक तरफ से अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें से किसी इंडिविजुअल एंजाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते अलग से, और ये जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरा मेटाबॉलिक पाथवे चलाना है तो सारे चाहिए आपको। अच्छा, अब ये बात यूकैरियोटिक सिस्टम में अलग है। यूकैरियोटिक सिस्टम में इंट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इंट्रॉन्स का होना जो है वो इसलिए भी फायदेमंद होता है कि इंट्रॉन्स की वजह से स्प्लाइसोसोम एक्टिविटी जो है वो एक ही जीन से मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट बना सकती है। मतलब ये समझ आ गया तो बात खत्म हो गई। अच्छा, एक और मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात मुझे मैं भूलना चाहूँ वो ये है, ये जो जगह है जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसको इसका बैक्टीरिया में इसको ओपेरॉन भी कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम भी कहते हैं। पूरा सीक्वेंस जिससे प्रोटीन बन सकती है, ये पूरा इसका, यानी कि एक ओपेरॉन के अंदर मल्टीपल जीन्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। वापस चलते हैं, यूकैरियोटिक सिस्टम में मल्टीपल एक्सोन होने का फायदा क्या होता है? मल्टीपल एक्सोन होने का फायदा ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं जगह देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सोन है, एक जीन है जिसमें एक्सोन नंबर 1 और उसके अंदर एक्सोन नंबर 2 और उसके अंदर एक्सोन नंबर 3, 3 एक्सोन्स हैं उसके अंदर। अगर इसके अंदर 3 एक्सोन्स हैं तो उसका मतलब इसमें 2 इंट्रॉन है। एक इंट्रॉन ये है, इंट्रॉन 1, और एक इंट्रॉन ये है, इंट्रॉन नंबर 2। जो स्प्लाइसोसोम मशीनरी है वो इसके, जब जब ये इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। वो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, अभी ये मैच्योर नहीं है, प्राइमरी है, इसके अंदर एक जगह होगी जो एक्सोन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, जो वहां से आई है। एक जगह होगी जो एक्सोन 2 से आई है और एक जगह होगी जो एक्सोन 3 से आई है। तो इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर तीनों एक्सोन्स मौजूद होंगे, तीनों दोनों इंट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। अब इसकी स्प्लाइसोसोम एक्टिविटी के नतीजे में ये जो प्री मैसेंजर आरएनए है, ये 2 किस्म के मिच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअली 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर याद रखिएगा, ये एक्सोन 1 है, ये एक्सोन 2 है, ये एक्सोन 3 है। लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन कि ये एक्सोन 1 और एक्सोन 2 को कनेक्ट कर दे आपस में, 3 को मिस कर दे। उस सूरत में एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगा जिसमें एक्सोन 1 और एक्सोन 2 होगा। एक और ऑप्शन है कि एक्सोन 1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दे, 1 और 3 को, इस तरीके से ये एक और ट्रांसक्रिप्ट बन सकता है। और एक ऑप्शन तो आपको पता है कि वो क्या है, कि इसमें एक्सोन 1 हो, एक्सोन 2 हो और तीसरा इसके अंदर एक्सोन नंबर 3 हो। तो आप देखें, एक जीन से 3 किस्म के ट्रांसक्रिप्ट बन सकते हैं। ये तीनों प्रोटीन कोडिंग भी हो सकते हैं, इनमें से 2 प्रोटीन कोडिंग भी हो सकते हैं, इनमें से एक प्रोटीन कोडिंग भी हो सकता है, और 2 रेगुलेटरी हो सकते हैं, जो प्रोटीन तो नहीं बनाते लेकिन कोई काम रेगुलेट कर रहे हो। लेकिन मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट पॉसिबल है आउट ऑफ 1 जीन। तो एक डीएनए का सीक्वेंस, एक जीन एक वक्त में 3 ट्रांसक्रिप्ट्स बना रहा है, जिसकी वजह से ये मोर देन 1 फंक्शंस को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा। इसलिए जिंदगी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी यूकैरियोटिक सिस्टम में। तो इंट्रॉन्स के आने से डाइवर्सिटी आई, जिससे ज्यादा फंक्शंस मिले और जिंदगी जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये वो सब चीजें हैं जो एज ए स्टूडेंट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए। और इनकी मदद से, इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की मदद से आप मजीद
बेहतर जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजी जो है वो पढ़ पाएंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक देख ली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।